पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सभी हमारे सम्मानित नेतागण जो मंच पर आसीन हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इस बिहार की आध्यात्मिक और चिंतन मनन की भूमि, वीरों की भूमि को भी मैं सादर नमन करता हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आप लोगों के बीच में हूं। तो इतनी गर्मी में आप लोग अपने व्यस्त शेड्यूल से आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव की बेला है और चुनाव भी बाहर की गर्मी, बाहर के पारे की तरह धीरे धीरे चढ़ता हुआ अपने पूरे तूफान पर नज़र आ रहा है। आज मैं 2-3 छोटे छोटे विषय लूँगा, उसके बाद आज प्रश्न उत्तर पर ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। आप लोगों के प्रश्न जितने भी होंगे उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। मेरे साथ हमारे पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा साहब भी हैं, जो यहाँ की आपकी एक जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं बिहार से संबंधित, उनसे ज़्यादा किसी को ज्ञान नहीं है, और राजेश जी से तो आपका हमेशा परिचय रहता ही है। साथियों, लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव देश के लिए पर्व है, लेकिन इस बार देखा है कि जब से पर्व शुरू हुआ है, एक खेमे में भयंकर घबराहट है, और उसका असर यह है कि एनडीए के मुख्य नेता माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव के पहले चरण से ही, शुरुआत से ही, और खास तौर पर जब पहला चरण समापन हो गया उसके बाद से ही बहुत घबराहट में नजर आ रहे हैं। और घबराहट का जो परिचायक हमें दिख रहा है वो सबसे सीधा सीधा ये दिख रहा है कि उससे बाद से वो पुराने अपने आरएसएस के एजेंडे पर आ गए, और उनकी जो चिर परिचित आदत है, वो आदत पूरा देश अब समझ चुका है कि वो बहुत झूठ बोलते हैं। अब वो सीधा सीधा झूठ बोलने पर पिछले 10 से 15 दिन पर उतारू। लेकिन मैंने जैसा कहा कि बिहार की भूमि चिंतन और मनन, बिहार की भूमि आध्यात्म की भूमि रही है। बिहार की भूमि ने हमेशा से विभिन्न विचारों को जन्म दिया है, और हमेशा से स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर अभी तक हमेशा से दिशा और दशा दोनों को देश के राजनीति में परिवर्तित और परिवर्तन करने का काम किया। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार जो झूठों के सरदार का झंडा उखड़ेगा, उसकी शुरुआत बिहार से ही होगी। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं उनके खेमे में हो रही हैं इस बार, लेकिन वो सिंड्रेला मैडम की जो सिलेंडर लेकर बैठी रहती थी, महिला आयोग, इलेक्शन कमीशन, सब उनकी खामोशी देख रहे हैं। सबसे पहली घटना मैं कर्नाटक की लेना चाहूंगा। कर्नाटक के अंदर क्या हुआ वो पूरा देश देख रहा है। शायद मुझे लगता है इस सदी का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल अगर कोई हुआ है तो वो कर्नाटक के अंदर हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य, जिस दल के नेता, जिसकी पीठ थपथपाते हुए मोदी जी थक नहीं रहे थे कुछ दिन पहले, जो वर्तमान में भी सांसद हैं और सांसद के प्रत्याशी भी हैं, बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई है अभी तक कि कर्नाटक में या दिल्ली में बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सके। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आदत नहीं है, और हमारे हिंदुस्तान की मीडिया के लिए भी कहीं ना कहीं ये चिंतन और मनन का विषय है कि लाखों हमारे मीडिया के साथी देश के प्रधानमंत्री से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 वर्षों में नहीं करा पाए। शायद ये उनका सपना ही रह जाए, क्योंकि 4 तारीख के बाद देश के प्रधानमंत्री अब वापस जाने की अपनी तैयारी करने में जुटे हुए हैं। कर्नाटक में जो हुआ, मैं उसके ऊपर राजनीतिक वक्तव्य कम देना चाहता हूं,
मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि इस मानसिकता के लोग किस तरह से मोदी के परिवार के सदस्य बनने का दावा करते हैं, इस मानसिकता के लोग किस तरह से संसद में पहुंच रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। चाहे वो कठुआ कांड हो, हाथरस कांड हो, कानपुर हो, ब्रजभूषण शरण सिंह हो, और अब ये नया जो विषय आया है कर्नाटक का, ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से एक सांसद जो पूरी तरह से विक्षिप्त मानसिकता का था और बीजेपी के साथ खड़ा हुआ था, आज बीजेपी की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि उस दल से अपना नाता तोड़े। वो व्यक्ति एयरपोर्ट से कैसे भागा, किसने भगाया, उसकी सीडी जब 6 महीने तक वो जो पेन ड्राइव से वो बीजेपी के एक नेता के पास थी, उसके बावजूद बीजेपी ने गठबंधन क्यों किया? मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार को भ्रष्टाचारियों और रेपिस्टों से कोई परहेज नहीं लगता है। तमाम भ्रष्टाचारियों को इस सरकार बचाती हुई पाई गई है। तमाम रेपिस्टों को इस सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे कहीं और हो, अक्सर बचाती हुई पाई गई है। ये देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। भारतीय जनता पार्टी इस पर उत्तर दे कि वो आज भी जेडीएस के साथ कैसे बनी हुई है। और जब उनको सब कुछ पता था, उनके नेता को, जब उस बलात्कारी के ड्राइवर ने सारी इंफॉर्मेशन बीजेपी के एक लीडर को दे दी थी, तो वो चुपचाप खामोश क्यों बैठा रहा? और अगर उसने ऊपर सीनियर लीडर्स को बताई थी ये बात, तो सीनियर लीडर्स ने उसको नजरअंदाज क्यों किया? इसमें क्या डील थी बीजेपी की? क्या इसके अंदर बीजेपी के भी कोई लीडर्स इन्वॉल्व हैं? अभी तो जांच शुरू हो गई है। जब 3000 के करीब इस तरह की पेन ड्राइव्स या वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने देखी होंगी, तो मुझे लगता है कि बीजेपी की क्या मजबूरी है कि सब कुछ पता होने के बाद महिलाओं की, हजारों महिलाओं की अस्मिता छिन्न भिन्न होने के बाद भी उन्होंने उनके साथ टाई अप किया और आज भी उस टाई अप में बरकरार है। हमारा सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी से। दूसरा विषय जो मैं लेना चाहता हूं, आप लोगों ने भी अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा कि जो कोविशील्ड वैक्सीन सब लोगों को लगी, हमने आपने भी लगवाई, जिसके लिए बहुत ढिंढोरा पीटा गया। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सब वैक्सीन डेवलप करा दी, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरल स्टडीज पंडित नेहरू जी बनाकर चले गए थे। और सरकार का उस वैक्सीन को डेवलप करने में कोई रोल नहीं था। साइंटिफिकली अगर देखें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने फॉरेन से कोलैबोरेशन करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी किया वो पूरे देश को पता है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही थी कि कोई नाच रहा है वो अचानक गिरा, कोई गा रहा है वो अचानक गिरा, कोई बारात में जा रहा है वो अचानक गिरा, कोई ऑफिस में बैठा है वो अचानक कुर्सी से गिर गया, क्लॉट बना और उस व्यक्ति का वहीं पर तुरंत हार्ट फेल होकर देहांत हो गया। कांग्रेस पार्टी ने इस चीज को संसद से लेकर सड़क तक हर जगह उठाया था। अब ट्रांसजेनिका ने जो एक अदालत में विदेश में कहा है कि हाँ, हमारी जो वैक्सीन में कुछ इस तरह की चीजें हैं जिसकी वजह से टीटीएस यानी कि कोई भी क्लॉट बनता है और उसकी वजह से हार्ट फेल के अंदेशे हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, देश का स्वास्थ्य विभाग जो है और जो मेडिकल साइंसेस से जुड़े हुए देश के तमाम संस्थान हैं, वो अभी तक शांत क्यों है, अभी तक खामोश क्यों है? क्या देश के हेल्थ मिनिस्टर को या तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? देश के अंदर पिछले 2 दिन से पैनिक है।
हर आदमी डरा हुआ है कि यार मैंने तो 2 बूस्ट ली थी, मैंने तो बूस्टर डोज भी ली थी, मैंने ये भी लिया था, मैंने वो भी लिया था। क्या देश के स्वास्थ्य मंत्री को आकर ये क्लैरिफाई नहीं करना चाहिए कि क्या वो वहां पर न्यायालय के अंदर कहा गया है उस कंपनी के द्वारा वास्तव में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर कितना प्रभाव पड़ेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक क्लैरिफिकेशन कांग्रेस पार्टी देश की जनता के लिए मांग करती है। दूसरी चीज, हम उनसे एक प्रश्न भी करते हैं कि जब आपको ये पता था सब कुछ और हम बार बार कह रहे थे तो आप झूठ क्यों बोल रहे थे। तीसरा सवाल हमारा कि जिस तरह से तमाम मौतें हुई, क्या सरकार ने उसका कोई आंकड़ा बनाया? क्या उसके लिए कोई रिसर्च की कोई चेन बनाई गई? क्या किसी भी रूप में किस तरह से क्या मौतें हुई, क्या स्ट्रैटेजी, क्या ट्रेंड रहा, उसके लिए कोई भी साइंटिफिक, जिस तरह से जेनेटिक टेक्नोलॉजी है, जीनोम टेक्नोलॉजी है, जो भी हो, क्या उस तरह का किसी भी प्रकार से उपयोग करके और आगे के लिए इस तरह की घटना ना हो किसी भी व्यक्ति के साथ, क्या उसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोई काम किया है? उसको भी देश के सामने रखा जाए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगभग 3 दिन होने के बाद भी अभी तक देश की तरफ इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है। वो केवल झूठ बोलने, हिंदू मुसलमान करने, वोटों को बटोरने, इसके आगे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। तीसरा विषय जो है वो इलेक्शंस कमीशन से संबंधित है। 2004 में, जैसा कि मीडिया के साथियों के माध्यम से ही पता चलता है, कि लगभग 40 दिन में पूरा का पूरा चुनाव समाप्त हो गया था। इस बार का चुनाव उससे लगभग डबल दिनों में जा रहा है। 70 दिनों से भी ज्यादा पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है वो चलेगी। 2004 में हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं थी जो आज 2024 में हैं। लगभग 20 वर्ष होने को गए। इलेक्शन कमीशन के ऊपर तमाम प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर तमाम प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं, तमाम बड़े बड़े आरोप लगते रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के माध्यम से बना, उसमें आम चुनाव के 2 फेज हो चुके हैं। और दुर्भाग्य यह है कि 2 फेज होने के बाद कितना वोट परसेंटेज हुआ है, नोटबंदी की तरह। आप लोगों को याद होगा, नोटबंदी के आंकड़े लगभग 10 महीने 11 महीने के बाद आए थे, जबकि आज हर बैंक कंप्यूटराइज्ड है। हर बैंक में क्या जमा हुआ, क्या निकला, क्या लेकर गए, क्या आया, शाम को सब कुछ कंपाइल होता है। इलेक्शन कमीशन को इतना समय क्यों लग रहा है वोट परसेंटेज बताने में? ये तो 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे का काम है। आपके रिटर्निंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स हैं, वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, सब फॉर्म भरे जाते हैं। अगला फेज जब भी चुनाव का हो तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि सेम डे बताया जाए देश की जनता को कि कितना वोट परसेंटेज हो रहा है। डीएम और तमाम अधिकारियों को इलेक्शन कमीशन जिस तरह से निर्देशित कर रहा है, मैं एक शब्द पर खास ध्यान दे रहा हूं, निर्देशित, क्या वोट परसेंटेज बढ़वाइए। हमने अभी तक सुना था कि गाइडलाइंस आती हैं, एडवाइस आते हैं, और किसी भी रूप में डीएम, कलेक्टर, तमाम लोग जो हैं वो उत्साह बढ़ाते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं, डेमोक्रेसी के प्रति उनके अंदर एक जागरूकता पैदा की जाती है मतदाता के अंदर कि भाई आप आइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप वोट कीजिए। जागरूकता, उत्साह, एडवाइस, एडवाइजरी सब समझ आता है, पर ये निर्देश जो हैं इस पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूं गौर करने की आवश्यकता है।
वोट परसेंटेज कितना हुआ, पोल परसेंटेज कितना हुआ। भारतीय स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए सेम डे ये आंकड़े सामने आने चाहिए जैसे कि पहले आते थे। ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। वैसे तो इलेक्शन कमीशन को अभी तक सैकड़ों शिकायतें कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचन आयोग को की हैं और निर्वाचन आयोग किसी के ऊपर भी ना तो उनको कार्रवाई पे तब्दील कर रहा है, दोष कर रहा है। जिस तरह के भाषण मोदी जी ने दिए और लगभग 17,000 चिट्ठियां चुनाव आयोग को गई, उसके बाद नोटिस आता है नड्डा जी को। क्या इलेक्शन कमीशन इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि जिस व्यक्ति ने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से पूरे देश के सामने है कि गुनाह किया है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन साफ दिखाई दे रहा है, क्या उसको नोटिस देने की भी हिम्मत इलेक्शन कमीशन नहीं जुटा पा रहा है। हमारी मांग है कि जितनी भी शिकायतें कांग्रेस पार्टी की तरफ से या बाकी दलों की तरफ से गई हैं, चाहे भाजपा की तरफ से भी क्यों न गई हो, उन पर इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता के साथ तुरंत कार्रवाई करे। यह हमारा इलेक्शन कमीशन से सीधा सीधा प्रश्न भी है, मांग भी है, डिमांड भी। मैं समझता हूं 3 चीजों को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया था, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। मैं अपनी मैनिफेस्टो की 2-3 चीजें मुख्यतः आप लोगों के माध्यम से बिहार की सम्मानित जनता तक पहुंचाना चाहूंगा कि इस बार का जो हमारा मैनिफेस्टो है वो क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। और यही कारण है कि जितना शायद कांग्रेस के साथियों ने पढ़ा हो, उससे ज्यादा बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं और वो ज्यादा पढ़ रहे हैं। 3 ही दिन के अंदर लगभग 50 लाख के करीब हमारा मैनिफेस्टो ऑनलाइन डाउनलोड हुआ और उसको पढ़ा गया। तमाम चीजें उसमें से ऐसी हैं जिनमें से मैं केवल 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। 5 न्याय 25 गारंटी में आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से युवाओं के लिए हर साल 1 लाख रुपया देने की जो बात उसमें है, वो अपने आप में क्रांतिकारी कदम है। वो ट्रेंड मैन पावर भी तैयार करेगा, वो बेरोजगारी को भी दूर करेगा, वो बच्चों को पढ़ाई की तरफ अग्रसर भी करेगा। और 1 लाख रुपया जब किसी एक परिवार के, एक युवा के जेब में जाएगा तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी आगे काम करेगा। दूसरी चीज, प्रत्येक गरीब महिला के खाते में 1 लाख रुपए देने की जो बात कांग्रेस पार्टी ने की है, क्योंकि गरीब और अमीर की जो खाई लगातार बढ़ रही है, वो उसको बांटने में मदद करेगा, वो फूड सिक्योरिटी में मदद करेगा। और जब न्याय चारों तरफ से मिलेगा सबको, तो मुझे लगता है फिर 5 किलो के फ्री के राशन की बात जो बीजेपी करती है, हम फ्री की बात नहीं करते, हम फोकट की बात नहीं करते, उनके मुख्यमंत्री करते हैं कि 5 किलो राशन नहीं देना पड़ेगा। स्वयं जनता जो है वो 50 किलो राशन कमाने की ताकत के साथ आगे बढ़ेगी और देश आगे बढ़ेगा। इसी वक्तव्य के साथ मैं अब आपके प्रश्नों को सादर आमंत्रित करता हूं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।